तो बच्चे आज की क्लास में हम अपने इसी लीजेंड्री वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे अब हम पढ़ रहे हैं लीजेंड्री पोलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे 6 स्टैंडर्ड रिकरेंस रिलेशन है। पेपर में ये क्वेश्चन बाय नेम आ सकता है कि आप लीजेंड्री पोलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशंस को डिराइव करो। तो आपको 6 रिजल्ट्स निकाल के दिखाने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इन रिजल्ट्स को याद मत रखो, आप इनके डेरिवेशंस को याद रखो, क्योंकि डेरिवेशन याद रखना ईजी है बच्चे। तो आप इनके डेरिवेशंस एक साथ याद अगर कर लोगे तो बेटर रहोगे। तो बच्चे मैं आज की क्लास में आपको 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन डिराइव करवा रहा हूँ। तो बच्चे हम पहले पढ़ रहे हैं लीजेंड्री का रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। बच्चे ये फॉर्मूला एज इट इज़ बनाकर दिखाना है, इसे बोलते हैं लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है 2n+1 ब्रैकेट क्लोज x p के पैरों में n इक्वल टू n+1 p के पैरों में n+1 प्लस n p के पैरों में n-1। अब देखो मैं पहले बता देता हूँ, p जो होता है वो x का फंक्शन होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में p के साथ x लिखना चाहो तो सभी में लिख सकते हो, नहीं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जो p हैं वो x के फंक्शन हैं, क्योंकि याद करो जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो कुछ आपको वैल्यू स्टैंडर्ड याद करवाई थी, जैसे कि p0x1 p1x, तो ये सारे x के फंक्शन है। अब आप कहोगे p0x तो 1 है तो x का फंक्शन कहाँ हुआ? बच्चे आप 1 को लिख सकते हो ना, 1 इंटू एक्स की 0, तो इसका मतलब वो भी x का फंक्शन हम कह सकते हैं। तो बच्चे ये सारे जो p होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, यानी कहीं ना कहीं कभी मैं अगर इन इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो इनका डिफरेंशिएशन भी होगा, क्योंकि ये x पे डिपेंड करते हैं। ये जो p वाली टर्म्स हैं वो x पे क्लियरली डिपेंड कर रही हैं। हाँ, ये एज अ कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा, तो आप x के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये एज अ कॉन्स्टेंट है। तो फिलहाल हमें आज की क्लास में लीजेंड्री पोलिनोमियल के 6 रिकरेंस रिलेशन है, तो हमें वो 6 के 6 डिराइव करने हैं, एक एक करके करेंगे। तो पहला रिकरेंस रिलेशन हमें ये डिराइव करना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आगे हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट बुला के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये निकाल रहे हैं बच्चे। तो हम आज की क्लास में पहले ये वाला रिकरेंस रिलेशन डिराइव करना सीख रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए आपको ध्यान में जो रखना है स्टेप, वो रखना है आपको जनरेटिंग फंक्शन बुलाना है। GF का मतलब जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चे, 1 - 2xz + z² की होल पावर माइनस का 1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर n pnx। इक्वेशन नंबर इसको बोल दो 1। ये है बच्चे जनरेटिंग फंक्शन जो हम बहुत बार बुला चुके हैं। तो इस आर्टिकल को डिराइव करने के लिए अपने को ये इक्वेशन बुलानी है। फिर इसका z के रिस्पेक्ट में क्या करना है बच्चे? डिफरेंशिएशन। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया z के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये पूरे में कहीं ना कहीं z आ रहा है, तो ये एज अ z का फंक्शन है। तो z की पावर n का क्या होता है? n z की n-1। तो बच्चे यानी x की n का क्या होता है? n x की पावर n-1। तो -1/2 आगे आ गया, ये स्टेप एज इट इज़। और पावर कर देंगे एक और कम, क्योंकि n-1 होता है फॉर्मूला। तो -1/2 -1 कितना हो गया? -3/2। फिर अंदर में z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया क्योंकि z आ ही नहीं रहा। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2x, और z² का करेंगे तो प्लस के साथ 2z। तो -2x प्लस का 2z, ये तो हो गया इस स्टेप का z के रिस्पेक्ट में। इक्वल का साइन एज इट इज, समेशन एज इट इज। बच्चे z की n का करेंगे तो n z की पावर n-1, और pn तो x का फंक्शन है तो उसका तो नहीं होगा क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये सिंपली मैंने z के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। अब बच्चे इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। जो 2 कॉमन लेंगे वो इस 2 से कैंसिल आउट, और क्योंकि माइनस का 2 कॉमन लिया है तो ये बनेगा x - z। तो x - z, और ये स्टेप बच जाएगा बच्चे। और बाकी वो 2 कट चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अच्छा, इस स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको एज इट इज़ इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। तो जो जनरेटिंग फंक्शन बुलाया था उसको इक्वेशन नंबर 1, और जो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके नया रिजल्ट बन चुका है उसको इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे इस समीकरण 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक स्टेप से, तो 1 - 2xz + z²। तो बस ये 3 काम करने थे बच्चे। तो वापस आप ऐसे समरी बना लो साइड में, इसके इधर साइड में क्या समरी बना लो, देखो मैं बनवाता हूँ आपको। रिकरेंस रिलेशन अगर फर्स्ट डिराइव करना है तो आप ऐसे की स्टेप लिख लो। आपको फर्स्ट नंबर पे बुलाना है जनरेटिंग फंक्शन, फिर इस सेकंड स्टेप में इसका आपको z के रिस्पेक्ट में करना है बच्चे डिफरेंशिएशन,
फिर जो चीज़ बन जाएगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मान लो समीकरण आपने 2 बोला हुआ है, इसको 1 बोला हुआ है। तो जो समीकरण 2 आपकी बनी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चे 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर स्टेप से। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है, ठीक है बच्चे। इस स्टेप से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो उससे एक नई समीकरण बन जाएगी और बस उसके बाद तो कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है, आंसर। तो ये इस तरीके से आप एक समरी साइड में बना लो हर एक के। तो जैसे जैसे मैं डेरिवेशन करवाऊंगा आप उसके साइड में ऐसे की स्टेप्स लिख लो। तो पेपर वाले दिन बस आपको ये पढ़ने हैं, ये आर्टिकल अपने आप डिराइव हो जाएगा। तो देखो जो ये समीकरण 2 बनी है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर से। तो बच्चे इस पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई अगर करेंगे इस वाले फैक्टर से तो बच्चे इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, और यही सेम ब्रैकेट है ये वाला। तो आपको याद रखने वाला भी स्टेप नहीं है। देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहा है वही ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस पावर ब्रैकेट की 1 है। तो बच्चे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो -3/2 और ये +1, बेस सेम है, पावरें जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 3/2 और ये पावर 1 आपस में जुड़ा कर बच्चे एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम उधर जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1 बचेगा और बटे में 2 बचेगा। तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो ये स्टेप डायरेक्ट समझो। आप इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 3/2 और प्लस का 1 आफ्टर सोल्व क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। तो x माइनस जेड एज इट इज़, और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होने के बाद पावर बच जाएगी माइनस का 1/2। RHS में देखो ये स्टेप मल्टीप्लाई किया था, एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये स्टेप एज इट इज़। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड इसको सोल्व कर लेते हैं। बस अब आगे इसको सिर्फ सोल्व करना है और कुछ नहीं करना बचे। x माइनस जेड एज इट इज़, बचे ये पूरा जनरेटिंग फंक्शन ही तो है। इस ब्रैकेट की पावर अगर -1/2 है तो ये जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू तो है। इसको आप बराबर में क्या लिख सकते हो, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड की n Pn(x), समीकरण 1 देख सकते हो आप। इसकी वैल्यू यही तो होती है, तो बच्चे हमने रख दी। तो बच्चे इसको जनरेटिंग फंक्शन, तो आप ऐसे हल्का सा हिंट लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो। इधर मैंने जनरेटिंग फंक्शन की मदद से इसको ये लिख दिया, बच्चे लिख सकते हैं। फिर बच्चे ये स्टेप चल ही रहा है, ये स्टेप चल ही रहा है। अब आगे मैंने क्या कैलकुलेशन की, ये x इस पूरे स्टेप से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो सिंपली x का मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेप से, और बच्चे माइनस एज इट इज़, और ये z जब इससे करोगे तो z की n और z की 1 मिलकर z की n+1 बन जाएगा। ये देखो बना दिया, बाकी स्टेप एज इट इज़। तो सिंपली मैंने ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी वही काम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें बच्चे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, देखो लिखा हुआ है। फिर माइनस का 2x माइनस का 2x और z इस स्टेप से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे z की 1 और z की n-1। तो बच्चे z की 1 और z की -1 खत्म हो जाएगा तो n z की n Pn(x) समेशन के अंदर। तो समेशन के अंदर n z की n Pn(x). फिर बच्चे प्लस, और जब जेड स्क्वेयर इस स्टेप से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की +2 और जेड की -1। तो बचे 2 और -1 सोल्व होकर जेड की +1 बचेगा। तो जेड की पावर n+1 बच। तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n इंटू जेड की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर सोल्व होकर बनेगी n+1 इंटू Pn(x). तो बच्चे सिंपली मैंने ब्रैकेट्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन को दे दिया इक्वेशन नंबर 3। बस अब आप इस वाली इक्वेशन में z की पावर n के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करो। अब ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे, कि हम इस पूरे टर्म में से, इस पूरे स्टेप में से सिर्फ z की n के कोफिशिएंट छांटना चाहते हैं तो एक तो समेशन नहीं आएगा, एक बात तो ये रट लो, प्लस z की n के ही कोफिशिएंट चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि इसमें जैसे z की n का कोफिशिएंट अगर छांटना है तो n को ऐसा क्या रखें कि z की n का कोफिशिएंट बन जाए। तो वो सोचते हैं, पहले इसमें छांटते हैं बच्चे z की n का कोफिशिएंट, तो समेशन तो लेना ही नहीं। तो z की n का कोफिशिएंट आएगा x Pn(x). और मैंने कहा था ब्रैकेट वाली चीज़ x वाली लिखो ना लिखो, क्योंकि हम जानते हैं ये सारे के सारे x के फंक्शन हैं। तो बच्चे इसने सिर्फ लिखा x इंटू Pn, x इंटू Pn, ब्रैकेट वाले x को नहीं लिखा, कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारे ही x के फंक्शन है इसमें, p वाले जो भी टर्म्स हैं। अब इसमें से z की n का कोफिशिएंट लेना है। देखो z की सिर्फ n का कोफिशिएंट लेना है। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, z की n इंटू जेड की 1 को अलग अलग, और कहेंगे z की n का कोफिशिएंट z इंटू Pn। अरे जब तुम z की टर्म्स के कोफिशिएंट ले रहे हो तो z तो अलग से आएगा ही नहीं ना। तो बच्चे इसी को ही z की n बनाना है, पहले इस पूरे स्टेप को z की n बनाना है। तो आप n की वैल्यू कुछ ऐसी सोचो जो रखने पर ये वाली पावर सिर्फ n बन जाए। तो बच्चे n की जगह n-1 रखेंगे।
सोचो n की जगह अगर n-1 रख दूं इस स्टेप में तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा z की n। तो n को क्या रखना पड़ा, n-1, तो यहाँ भी तो n को n-1 रखना पड़ेगा। तो बच्चे z की n का कोफिशिएंट फिर क्या आएगा, p के पैरों में n-1। तो बच्चे p के पैरों में n-1, तो मैं हल्का सा हिंट लिख देता हूँ। इस वाली टर्म में z की n का कोफिशिएंट बनाने के लिए आपको n की जगह रखना पड़ेगा n-1। फिर इसमें देखते हैं बच्चे, इसमें भी z की n का कोफिशिएंट चाहिए इस इतनी टर्म में, तो n की जगह रखना पड़ेगा n+1। बच्चे n+1 रखोगे तो +1 और -1 कट जाएगा, तो z की n का कोफिशिएंट मिल जाएगा। n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n+1, तो इधर भी n+1, तो n+1 p के पैरों में n+1, n+1 p के पैरों में n+1। ये तो z की n है ही, तो यहाँ से मिलेगा -2x n pn, -2x n pn। इसमें z की n का कोफिशिएंट, तो बच्चे n की जगह रखना पड़ेगा n-1, जिससे -1 और +1 खत्म हो जाएगा, तो z की n का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो n की जगह क्या रखना पड़ा, n-1, तो इधर भी रखेंगे और इधर भी, तो n-1 p के पैरों में n-1। तो ये हमें मिल गए z की n के कोफिशिएंट। तो ये z की n को नहीं लिखना होता क्योंकि उसका तो कोफिशिएंट ले रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये स्टेप उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा। एक में इंट के तौर पे लिख दिया तो अब आप अंडरस्टूड है। यहाँ पर आपने n की जगह रखा है बच्चे n+1, यहाँ पर आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ पर n की जगह रखा है आपने n-1, तब जाकर आपको कोफिशिएंट मिला z की पावर n का। बस ये लाइन बनते ही बच्चे अब इसको थोड़ा बस सोल्व करना है और वहाँ तक पहुँचाना है जो हमें ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी। तो वो बनाने के लिए बच्चे ये देखो, ये स्टेप तो एज इट इज़, -2x n pn को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये pn-1 उधर जाकर प्लस का हो गया। ये स्टेप एज इट इज़, और बच्चे यहाँ पर n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो n pn-1, और -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये स्टेप बन जाएगा। और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अच्छा ये गलत नहीं है बच्चे, सही है, p के पैरों में n-1। फिर इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो बच्चे इस वाले मेरे से कॉमन आ गया pn, तो अंदर बचेगा, और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, देखो x pn कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2n, इसको पहले लिख दिया, और ये पूरा स्टेप भी कॉमन आ गया तो प्लस का 1। और इधर देखो ये स्टेप तो एज इट इज़ और ये स्टेप एज इट इज़, और यही हमें डिराइव करना था बच्चे। इसे ही बोलते हैं लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। तो देख लो जो साइड में वो की स्टेप लिखे हैं बस वो याद अगर कर लो तो ये डिराइव आराम से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आगे यूज़ होएगा तो अपने याद कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चे। ब्रैकेट में है 2n+1 x इंटू पी के पैरों में n इक्वल टू, ये जो n+1 है वही p के पैरों में n+1 है, फिर प्लस n, यहाँ पर n है पर p के पैरों में एक कम है तो n-1, दैट इज लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। तो बच्चे इसके की स्टेप्स मैंने साइड में लिख दिए हैं जिससे आप इसकी डेरिवेशन को आसानी से याद रख सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप इक्वेशंस याद करो, वो रखनी मुश्किल है, आप इनके डेरिवेशंस याद रख सकते हो, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर साइड में यूँ की स्टेप बना के अपने नोट्स में लिख लें तो। पेपर वाले दिन फिर वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, हालांकि आपके पास ऑनलाइन वीडियोस होंगी तो आप पेपर वाले दिन एट अ टाइम भी ये चीज़ें अगर सुनेंगे तो एट अ टाइम पेपर वाले दिन सुन के ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे आज की क्लास में हम सेकंड लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन भी डिराइव कर रहे हैं। तो बच्चे सेकंड रिकरेंस रिलेशन हमें निकालना है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। तो बच्चे इस फॉर्मूले को भी प्रूव करने के लिए पहला स्टेप वही रहेगा, आप जनरेटिंग फंक्शन बुलाओगे तो फॉर्मूला है 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर -1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर n pnx। तो बच्चे इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेम एज कैलकुलेशन चल रही है, इसका फिर से z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यही काम हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को डिराइव करने में किया था। तो बच्चे z का फंक्शन है ये सारा, तो z की पावर n का क्या होता है, n z की पावर n-1। तो बच्चे 1 - 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। फिर अंदर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0, इसका आ जाएगा -2x और इसका आ जाएगा +2z। बराबर का निशान चल ही रहा है बच्चे, समेशन चल ही रहा है, और z की n का करेंगे तो n z की पावर n-1 pn चल ही रहा है। ब्रैकेट वाले x को नहीं लिखा, मैंने कहा भी दिया कि p याद ही रखने हैं, x के फंक्शन होते ही होते हैं। फिर बच्चे वही इसमें से -2 कॉमन लेंगे, वो इसके साथ सोल्व होके ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चे ये स्टेप बच गया पावर -3/2 के साथ, और -2 कॉमन लिया था तो ये बन गया x - z। बराबर में ये स्टेप चल ही रहा है।
बिल्कुल सेम है इक्वेशन नंबर 2 तक। यानी आप लिख सकते हो कि सेकंड रिकरेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिकरेंस रिलेशन जो फर्स्ट डिराइव किया था उसकी इक्वेशन सेकंड तक की कैलकुलेशन सेम है। अब बस हमने उधर क्या किया था बच्चे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था इस वाले ब्रैकेट की पावर 1 से। इधर मैं वो नहीं कर रहा, इधर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस जो अपना जनरेटिंग फंक्शन था उसका अभी तो जेड के रिस्पेक्ट में किया है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ और ये सपना कहाँ से आएगा बच्चे, क्योंकि देखो ये अगर प्रूव करना है तो इसमें पी एन के ऊपर डैश लगा हुआ है और हम जानते हैं जो ये पी एन होते हैं वो एक्स के फंक्शन होते हैं। तो डैश पी एन के ऊपर तभी आ पाएगा जब हम पी एन वाली चीज का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो आप इस जनरेटिंग फंक्शन का अब की बार जेड के रिस्पेक्ट में ना करके बच्चे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कर दो इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे अंदर कहीं ना कहीं एक्स आ रहा है, तो ये एक्स का फंक्शन और उसकी पावर कुछ, तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बच्चे -1/2 आगे आ गया, ये ब्रैकेट एज इट इज, और बच्चे -1/2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। पर अब की बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो इसका सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 में तो एक्स आ नहीं रहा, 0, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा -2z, और इसमें तो आ ही नहीं रहा तो 0, तो -2z और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब RHS में करो बच्चे, ये तो z है, हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये इतनी इतनी चीज कांस्टेंट है एज इट इज, और पी एन एक्स का फंक्शन है इसलिए पी एन के ऊपर क्या लगा दोगे, डैश, क्योंकि हमें पता नहीं पी एन की वैल्यू कितनी है, बस इतना पता है वो एक्स का फंक्शन है। तो बच्चे पी एन के ऊपर क्या लग जाएगा, डैश। तो देखो समेशन एज इट इज, जेड की एन एज इट इज, और पी एन के ऊपर क्या लग गया, डैश, यानी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन। फिर बच्चे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 हो गया कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, ये जेड बचेगा, इसकी ब्रैकेट की पावर -3/2 एज इट इज, समेशन एज इट इज, जेड की एन एज इट इज, पी एन डैश एज इट इज। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसके की स्टेप्स अगर लिखना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, मैं लिख देता हूँ साइड में। तो बच्चे इसके की स्टेप्स क्या रहेंगे, आप जनरेटिंग फंक्शन को बुलाओगे, समीकरण नंबर ये 1 है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में इसका कर दोगे जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। फिर बच्चे तीसरे स्टेप, और इसको समीकरण दे दोगे 2। तीसरे में आप समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले जेड के रिस्पेक्ट में किया, अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 3। और बच्चे चौथे स्टेप में बस आपको इस 2 समीकरण को इस 3 समीकरण से डिवाइड करना है, बस हो गया, कहानी खत्म, सेकंड रिकरेंस रिलेशन आ गया। तो ये की स्टेप्स याद रख लो, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बच्चे देखो लिखा भी हुआ है डिवाइडिंग 2/3, तो आप समीकरण 2 में 3 का भाग लगा दो। तो देखो 2 में 3 का भाग लगा रहे हैं तो ये रही 2, एक्स माइनस जेड ये स्टेप, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये वाला स्टेप और ये स्टेप तो सेम है, कट जाएगा। तो x माइनस जेड के अपॉन में क्या आ गया, जेड, x माइनस जेड के अपॉन में क्या आ गया, जेड। तो आप इस लाइन का मतलब सीधा ये लिख लो साइड में, 2 समीकरण का 3 समीकरण से भाग लगाना है। तो 3 नीचे रखनी है, 2 को ऊपर रखना है, ठीक है। तो 2 वाले स्टेप को ऊपर रखा और 3 वाले जेड को नीचे रखा, और ये स्टेप से ये स्टेप तो कट गया। अच्छा ऊपर ये स्टेप चल ही रहा है और उसको डिवाइड करना है समीकरण 3 से, तो ये वाला स्टेप इसके अपॉन में आ गया। तो समेशन का समेशन वाली चीज़ों से डिवाइड किया है और सिंपल वाली का सिंपल वाली से डिवाइड किया है, ये हो गया इतना। अब बच्चे कई क्या करते हैं, समेशन से समेशन भी काट देंगे, अरे नहीं कटेगा, ये अलग टर्म के ऊपर समेशन लगा हुआ है और ये अलग टर्म के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इतना बस लिखने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस जेड का मल्टीप्लाई तो इस स्टेप से, और बचे जेड का मल्टीप्लाई इस स्टेप से, तो कर दिया। तो देखो ध्यान से, और एक काम और किया, इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो x का इससे अलग और माइनस जेड का इससे अलग, तो बनाओ स्टेप। बचे x का मल्टीप्लाई इस स्टेप से करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, अच्छा जेड की 1, जेड की n से मल्टीप्लाई होगा तो जेड की पावर क्या हो जाएगा, n+1, पी एन डैश और समेशन। तो बचे कुल मिलाकर मैंने इस स्टेप का इस x माइनस जेड से मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, इक्वल का साइन चल ही रहा है। अच्छा ये जेड की 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड की 1 और जेड की n-1, बचे -1 और +1 खत्म हो जाएगा, तो n इंटू जेड की n बचेगा, n इंटू जेड की n, पी एन एज इट इज, समेशन एज इट इज। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 4।
इसको हालांकि देने की जरूरत नहीं थी इक्वेशन, बस यहाँ पर जेड की एन के कोफिशिएंट छांट लो। तो सेम हमने पहले वाले में भी छांटे थे जेड की एन के कोफिशिएंट, कुछ अलग कैलकुलेशन करके, और इसमें अब जेड की एन के कोफिशिएंट छांट लो बस। तो बच्चे जेड की एन का कोफिशिएंट देखें तो x इंटू पी एन डैश, इधर से जेड की एन का कोफिशिएंट चाहिए तो एन की जगह रखना पड़ेगा n माइनस वन। तो अब ये स्टेप हमें समझ आने चाहिए। तो इस स्टेप में मैं n की जगह बच्चे क्या रखूंगा, n माइनस वन, जिससे -1 और +1 खत्म हो जाएगा तो जेड की n बन जाएगा। और क्या बना फिर कोफिशिएंट माइनस, और n की जगह क्या रखा है n माइनस वन, तो p के पैरों में n माइनस वन और ऊपर डैश, और इधर तो जेड की n का मिल ही रहा है डायरेक्ट n इंटू पी एन, तो n इंटू पी के पैरों में n। अब बच्चे अपने इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको पहले लिख दो और इन दोनों को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत, कोई निशान नहीं चेंज हुए, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो एन पी एन को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। यही था हमारा सेकंड लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे इस तरीके से आपको ये डिराइव करते जाने हैं। अब देखिए थर्ड लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे थर्ड में देखें, थर्ड में आपको 2n + 1 इंटू पी एन, और चेक करो आपका लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन जो फर्स्ट है उसमें भी यही है बच्चे, इसके भी LHS यही है, बस RHS में फ़र्क है। RHS में देखो डैश लगा हुआ है, अब डैश लगा हुआ है इसका मतलब P का, क्योंकि P x का फंक्शन होता है तो कहीं ना कहीं x के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर रखा होगा, डिफरेंशिएशन। और क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो लीजेंड्री रिकंसिलिएशन 3 हमें डिराइव करना है, ये फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है उसकी जो LHS है वो लीजेंड्री रिकंसिलिएशन की फर्स्ट की जो इक्वेशन है वही है। तो बच्चे आपको यानी इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट को बुलाना होगा। तो आप ऐसे हिंट लिखते रहो साइड में। तो क्या लिखोगे साइड में, जो लीजेंड्री रिकंसिलिएशन 3 है उसकी LHS, अपने शब्दों में जो भी लिख लो लाइन, मैं हल्का सा हिंट लिख रहा हूँ कि जो LHS है वो लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट की LHS जैसी है। तो हमें इससे याद आ जाएगा कि हमें इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो हेल्प लेंगे इस लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट की, तो हेल्प ले लेते हैं इसकी, ये हेल्प लिखा है मैंने। तो बच्चे लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट को बुला लिया, तो देखो क्या था, 2n + 1 x इंटू पी एन, सेम नहीं है LHS पर 2n + 1 और पी एन, 2n + 1 और पी एन आ रहा है, एक x एक्स्ट्रा आ रहा है, वो लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट हमने जब डिराइव किया था तब आया ही था, आपने देखा ही था। तो बच्चे उससे बस थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ऐसी ऐसी टर्म कुछ थी उसमें, तो हमने बुला लिया। तो लगभग एक जैसी है, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख लेना कि LHS लगभग एक जैसी है, इसलिए हम इस पहले रिकंसिलिएशन को बुलाएंगे और फिर उसकी मदद से ये वाला रिलेशन डिराइव करेंगे। तो मैंने पूरा एज इट इज़ बुला लिया बच्चे। अब देखो तुम इक्वेशन याद नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें पहले की अगर डेरिवेशन याद होएगी तो फटाफट से वो डेरिवेशन करके तुम इसको बुला सकते हो। और अगर पेपर में 6 के 6 डिराइव करने आ गए फिर तो बढ़िया ही है, तुमने पहले डिराइव कर ही रखा होगा तो उसको देख के लिख देना ये इक्वेशन। तो 2n + 1 x इंटू पी एन बराबर n + 1 p n + 1 प्लस n इंटू पी n माइनस वन। तो बच्चे ये था लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट। अब मैं इसका कर रहा हूँ बच्चे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता होना चाहिए कि p भी x का फंक्शन है, मैंने ब्रैकेट में x नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज अ कांस्टेंट है। बच्चे p वाली जो भी टर्म्स हैं, चाहे पैरों में n + 1 है चाहे n + 1 है, ये सारे x के फंक्शन है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इस स्टेप का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2n + 1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो पड़ा रहेगा। और इसमें लगेगा बच्चे ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो बच्चे फर्स्ट का किया x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, और कौन एज इट इज़ pn, तो देखो pn एज इट इज़ लिखा हुआ है। फिर प्लस 2n + 1 तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। x अब की बार यानी फर्स्ट एज इट इज़, और pn का डिफरेंशिएशन करेंगे तो pn डैश। तो वापस समझो ये वाला डिफरेंशिएशन बच्चे 2n + 1 तो दोनों स्टेपों में आएगा, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो पहले फर्स्ट का किया तो इसका तो हो गया 1, सेकंड को रखा एज इट इज़, अब की बार फर्स्ट को रखा एज इट इज़ और सेकंड का कर दिया, तो pn का डिफरेंशिएशन pn डैश। तो इसलिए कह रहा हूँ याद रखना, ब्रैकेट में x लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड है p जो भी है वो x के फंक्शन है। अच्छा n + 1 तो कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है, इसलिए p के ऊपर डैश लगा दो, ये हो गया डिफरेंशिएशन। फिर प्लस का n तो कांस्टेंट है और p x का फंक्शन है इसलिए डैश लगा दो, तो p डैश n - 1। इसको दे दो बच्चे समीकरण नंबर 2। तो हमने लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट को बुलाना है और उसका x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप हल्का सा यहाँ पर भी साइड में नोट लगा लो, हर एक के साइड में लिख लो, ये चीज़ें याद रह जाएगा। तो तीसरे रिकंसिलिएशन के लिए आपको सबसे पहले लीजेंड्री रिकंसिलिएशन फर्स्ट को बुलाना है,
ये समीकरण 1 रहेगी। फिर दूसरे स्टेप में इस समीकरण 1 का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको दे देना है समीकरण नंबर 2। फिर तीसरे स्टेप में आपको बुलाना है बच्चे लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन सेकंड को। किसको बुलाना है? लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन सेकंड को। तो सेकंड आपने आज की क्लास में ही प्रूव किया, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको मैं। तो बच्चे ये रहा सेकंड, पर सेकंड को जब मैं बुला रहा हूं तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं इस स्टेप की। तो बच्चे इस स्टेप को उधर लेकर जाऊंगा तो बच्चे अपने पास क्या बन जाएगा? एन पी के पैरों में एन। कई बच्चे क्या करते हैं, ये एन भी ऊपर लिख देते हैं, नहीं, पी में हमेशा पैरों में आता है एन। तो एन, ये एन तो मल्टीप्लाई में है पर ये एन पैरों में है, तो एन पी एन, और ये स्टेप उधर आकर प्लस का हो गया। तो देखो बुलाया हुआ मैंने, एक्स पी एन डैश इज इक्वल टू एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस 1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो नोट अपने साइड में लिखते जा रहे हैं, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। और अब आपको फाइनली आपको क्या करना है बच्चे, इस समीकरण 3 की वैल्यू आपको इस 2 में रखनी है। तो फोर्थ स्टेप है बस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, बस। उसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है, वो नहीं रटनी होती, समीकरण 2 में रखें। ये की स्टेप्स है बच्चे थर्ड रिकरेंस रिलेशन को डिराइव करने के। तो अपने करके देखते हैं। तो बच्चे देखो, इस एक्स पी एन डैश का मान ये कुछ है, और वो उठाकर आपको ये देखो यहाँ पर रखना है। तो मैं यहाँ ऐसे बॉक्स बना देता हूँ अब, क्योंकि अब आपके पास नोट्स हैं, आप मार्कर या दूसरे वो जो हाइलाइटर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो बच्चे। तो आप इस एक्स पी एन डैश की वैल्यू, ये देखो एक्स पी एन डैश की वैल्यू सेकेंड रिकरेंस रिलेशन में क्या है? एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस 1। अब देखो ये सपने कहाँ से आएंगे? देखो इसको देखकर तो सपना याद आ गया, लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को बुलाना है। फिर कहीं ना कहीं डैश थे पी के ऊपर, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अब देखो ये टर्म तो मैच हो रही है कहीं ना कहीं, कुछ कुछ, पूरी नहीं हो रही, कुछ कुछ आ रही हैं। और बच्चे यहाँ पर देखो एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो मुझे ये एक्स नहीं चाहिए, तो ये एक्स पी एन डैश की वैल्यू कहीं से लानी पड़ेगी। तो मैंने सेकंड रिकरेंस रिलेशन को बुला लिया। तो बच्चे ये छोटी छोटी बातें साइड में लिख लो, चाहे ये वाले की स्टेप याद रख लो, एक ही बात है, आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएंगी। तो एक्स पी एन डैश की वैल्यू ये कुछ मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो मैच करो, 2n + 1 पी एन एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 2n + 1 एज इट इज़। एक्स पी एन डैश की वैल्यू बचे एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस 1, एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस 1 इक्वल टू का साइन n + 1 पी डैश n + 1 एज इट इज़, और प्लस का n पी डैश n - 1 एज इट इज़। तो मैंने इस स्टेप में पर्टिकुलर वैल्यू रख दी 3 से 2 में। अब बचे 2n + 1 पी एन एज इट इज़, इधर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2n + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, और 2n + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप बन जाएगा। फिर n + 1 ये वाला स्टेप तो एज इट इज़, और ये स्टेप भी एज इट इज़। तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करवाई हुई है। आप एक साथ कई सारे स्टेप कर सकते हो कैलकुलेट। फिर बचे 2n × pn, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, +1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 2n इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2n × n 2n² × pn, और 1 इससे करेंगे तो npn, सिंपली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए। 2n p डैश n - 1, और 1 इससे होगा तो p डैश n - 1। ये स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब RHS में अभी तक कोई कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। फिर बच्चे मैंने आपके लिए देखो अलग से स्पेशली सिंबल लगा दी, जिससे पेपर वाले दिन आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे जिन 2 स्टेप्स को टिक किया है, उनमें से कॉमन, अब देखो वैसे तो इन चारों स्टेपों में से कॉमन आ रहा है, पर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले इन 2 स्टेपों में जिसमें 2 आ रहे थे साथ में, उनको अलग से कॉमन लिया। तो देखो क्या आया बच्चे, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2n इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी, pn इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी। तो जब इसमें से पूरा स्टेप 2n pn कॉमन आ गया, देखो 2n भी आ गया और pn भी कॉमन आ गया, तो ये तो 1 ही बचेगा, वो यहाँ बाद में लिखा है। और 2n और pn कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक n बच जाएगा, तो वो यहाँ लिख दिया। तो वापस समझो, जिन 2 स्टेप्स को टिक किया हुआ है उनमें से 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन ले लिया, pn भी कॉमन आ रहा है, pn कॉमन ले लिया। अब इसके पास तो बचा सिर्फ n, और ये पूरा स्टेप भी कॉमन निकल गया, तो इसके पास बचा सिर्फ 1। अब जिनको डबल टिक किया उनमें देखो बच्चे, जिनको डबल टिक किया है उनमें से सिर्फ pn कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा n + 1, तो pn कॉमन n + 1। फिर बच्चे इक्वल टू का साइन, ये वाला स्टेप एज इट इज़। अच्छा, उसके अलावा आप मैच करें तो ये मत समझना, ये तो प्लस का था, ये माइनस का कैसे कर दिया, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चे जो स्टार लगाया मैंने, ये 2n
पी डैश एन माइनस वन और यहाँ भी स्टार लगाया है, तो बच्चे ये स्टेप उधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चे 2n उधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस का 2n और प्लस का n, बच्चे माइनस के 2 में प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो इसलिए पी डैश एन माइनस वन जो है वो किसका बच गया, एक माइनस का, और ये वाला स्टेप उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। तो थोड़ा ध्यान से समझना ये स्टेप, मैं वापस समझाता हूँ। बच्चे जो 2 स्टेप टिक किए हैं उनमें से 2n और pn कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n+1। जिनको डबल टिक किया है उनमें से pn कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा n+1। तो बच्चे ये 4 स्टेप तो हो चुके कैलकुलेट, बस इसको LHS में रखा। बाकी ये दोनों स्टेप मैं उधर लेकर जा रहा हूँ। तो पहले देखो ध्यान से, ये स्टेप तो एज इट इज़, ये पी डैश एन माइनस वन उधर जाकर किसका हो गया, देखो माइनस का, और ये 2 स्टार लगे हुए हैं यानी सोल्व कर रहे हैं। तो 2n स्टेप उधर जाकर माइनस का 2n, और बच्चे n में से 2n को माइनस करोगे तो माइनस का n बचेगा, तो माइनस का n और पी डैश एन माइनस वन, ये बच गया बच्चे स्टेप। तो ये दोनों स्टेप आपस में सोल्व होकर ये बन गए, ये स्टेप एज इट इज़, और ये स्टेप उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। अब बच्चे इन दोनों स्टेपों में से भी कॉमन आ रहा है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है बच्चे, एक पी डैश एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, और माइनस कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, n, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, प्लस का 1, ये बन गया। ये स्टेप एज इट इज़। अच्छा, इन दोनों स्टेपों में भी देखो pn और n+1, pn और n+1 कॉमन आ गया, तो n+1 और pn कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2n, और ये तो पूरा स्टेप ही कॉमन आ गया तो प्लस का 1। फिर बच्चे ध्यान से देखो, n+1 सभी में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप n+1 को सभी में से क्या करोगे, कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, तो फिलहाल जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ। 2n+1 n+1 pn, थोड़ा क्रम में लिख दिया, n वाली साइड टर्म्स एक साथ, pn को अलग से। ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़। अब इस स्टेप में n+1 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 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 2n+1 pn बराबर p डैश n+1 और माइनस का p डैश n-1। ये था हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे आज की क्लास में 6 नहीं करेंगे, 4 ही करेंगे, तो मैं चौथा और करवा देता हूँ, एक लास्ट रिकरेंस रिलेशन और करवा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा है। तो बच्चे फोर्थ तो सबसे ईजीएस्ट है। तो बच्चे फोर्थ रिकरेंस रिलेशन ये कुछ है, और इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड रिकरेंस रिलेशन और थर्ड रिकरेंस रिलेशन को बुलाना है, और फिर बच्चे थर्ड वाले में से सेकंड वाले को क्या करना है, माइनस। थर्ड वाला किया था तो फर्स्ट और 2 को बुलाया था, अब फोर्थ वाला कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड को बुला रहे हैं। तो बच्चे सेकंड रिकरेंस रिलेशन हूबहू बुलाया है जैसा हमने प्रूव किया था, देखो एज इट इज, NPN इज इक्वल टू दिस। तो बच्चे मैंने लिखा सेकंड रिकरेंस रिलेशन बुला लिया, NPN इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश n-1। समीकरण नंबर इसको दे दिया बच्चे 1, और लेजेंडरी रिकरेंस रिलेशन थर्ड ये रहा बॉक्स में लिखा हुआ, एज इट इज बुला लिया बच्चे। और फिर 3 मतलब थर्ड रिकरेंस रिलेशन में से फर्स्ट सेकंड रिकरेंस रिलेशन को माइनस कर दिया, और इक्वेशन वाइज बोलूँ तो 2 में से 1 को क्या कर दिया, माइनस। तो आप तो हिंट में लिख लो, फर्स्ट स्टेप में आपको लेजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड बुलाना है, इसको समीकरण नंबर 1 देनी है। फिर लेजेंडरी रिकरेंस रिलेशन 3 को, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, और फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दो, माइनस। तो 3 में से 2 को घटाना है, बस घटा दो। 2n+1 pn में से घटा दो npn को, तो बचे pn आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, 2n+1 और माइनस किया समीकरण 1 को तो माइनस का n, तो 2n+1 माइनस का n, और इन दोनों में से pn क्या आ गया बच्चे, कॉमन। वापिस सुन लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चे pn तो आ गया देखो कॉमन, और 2n+1 और घटा रहे हैं इसको तो माइनस का n। फिर इधर देखो RHS को RHS में से घटा दो, तो देखो p डैश n+1, और जब इसमें इसको घटाएंगे तो बच्चे ये देखो ये दोनों स्टेप कट जाएंगे। ध्यान से देखो, इसमें से इस वाली समीकरण को घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये टर्म प्लस की और ये टर्म माइनस की कट जाएगी। तो बच्चे जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये स्टेप तो एज इट इज़ बचेगा, और इस स्टेप के आगे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसके आगे आ गया माइनस का x इंटू पी एन डैश, और ये टर्म आपस में कट जाएगी। तो बस इतना बच गया। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, 2n और ये माइनस का n, बच्चे 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो 2n और माइनस n सोल्व होकर प्लस n, प्लस का 1 चल ही रहा है, इंटू पी एन चल ही रहा है। ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़। बच्चे ये है हमारे पास फोर्थ लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन। तो कल की क्लास में मैं आपको डिराइव कराऊंगा 5 और 6। फिर आप नोट्स में नहीं लिखा हुआ पर आप लिख लेना, एक साथ 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन
कॉपी में कहीं भी लिख लो, जिससे आप पेपर वाइज दिन उनको हल्का सा याद रख के जाओगे तो बेटर रहोगे। तो बच्चे 5वां और 6ठा रिकरेंस रिलेशन और है, तो आप उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।